और कुछ पॉपुलर मिथ्स हैं, कुछ धारणाएँ हैं डाइट से रिलेटेड कि जैसे पुराने लोग बोलते थे, "अरे! डाइट मत कर, तबीयत खराब हो जाएगी।" हुँ, या फिर बच्चों को तो शक्कर खानी ही चाहिए। हुँ, बड़े लोग बोलते हैं, "अरे! बच्चा है, इसको तो शक्कर खानी ही चाहिए, वरना उसकी हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी?" हुँ, और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे ठंडी में ज़्यादा खाते हैं, हुँ। अरे! ठंडी में तो खाया जाता है। तो इसके पीछे कोई रीज़न्स है? या ये सही है या गलत है? अनफॉर्च्यूनेटली कई न्यूट्रिशनिस्ट अभी सस्टेनेबल डाइट्स देते ही नहीं। व्हिच इज़ व्हाई वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई टीच माय स्टूडेंट्स इज़ कि आप सस्टेनेबल डाइट प्लान्स कैसे बना सकते हैं। बेसिकली ये लाइफ़स्टाइल चेंज। अब के सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं ना, आप अगर देखो, तो उनके अगर सेलिब्रिटीज़ की खुद की हाइट नॉर्मल है या फिज़िक नॉर्मल है, बिल्डअप नॉर्मल है, बट उनके बच्चों की हाइट, पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट और टॉल और बहुत डिफरेंट होती है। हुँ, आज हमारे साथ हैं मिस्टर संकेत श्रोत्री, हु इज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड द हेड फैकल्टी एट एनएफएनए, National Fitness and Nutrition Academy. He has trained more than 3,000 students at NFMA and handled 100 plus clients. He is the founder of Element Nutrition. He is also pursuing Masters in Clinical Psychology. नमस्ते एंड वेलकम टू मिस्टिक स्टोरीज। मैं हूँ जय विजय मेहता। और मैं हूँ इनकी बड़ी बहन मोनिया पांचाल। हेलो, वेलकम टू मिस्टिक स्टोरीज। वेलकम टू मिस्टिक स्टोरीज। थैंक यू सो मच। आज एक्चुअली हमारा टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। न्यूट्रिशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और हु बेटर देन यू टू टॉक अबाउट इट। सो एक्चुअली न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस तो हम पूछने वाले हैं, बट कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जहाँ से शुरू करेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है, और सच में है? हुँ, सो काफ़ी बेसिक सवाल है कि न्यूट्रिशन एग्ज़ैक्टली होता क्या है? एंड इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है बिफोर वी प्रोसीड टू मोर एडवांस्ड क्वेश्चंस। तो न्यूट्रिशन अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी ऑफ हाउ फूड इम्पैक्ट्स ह्यूमन्स। आप फूड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो अपने सेहत को सुधारने के लिए, अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए। दैट इन वेरी सिंपल वर्ड्स इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। उसके साथ साथ हम ये भी स्टडी करते हैं कि सिर्फ सेहत को नहीं, सेहत के साथ साथ आप परफॉर्मेंस को भी कैसे एनहांस कर सकते हो। तो न्यूट्रिशन एक्चुअली ब्रॉडली स्पीकिंग हम तीन एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका जनरल पॉपुलेशन, लाइक यू एंड मी, जिनका एम होता है सिर्फ नॉर्मल हेल्थ मेंटेन करना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना एंड इंश्योरिंग कि बैलेंस डाइट हम ले सकें। उसके बाद द सेकंड पॉपुलेशन व्हिच वी वर्क विद इज क्लिनिकल न्यूट्रिशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन मतलब जिनको कोई ना कोई डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस एटसेट्रा। तो अगर इनको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप न्यूट्रिशन के बेसिस पे आप इसको कैसे सुधार सकते हो। क्या इनको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से रिस्ट्रिक्शंस मेंटेन करने चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें मेडिकेशन का भी रोल होता है, बट न्यूट्रिशन विल बी ऑन द फूड फ्रंट। एंड थिर्डली आपका आता है परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन, जिसमें हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एनी स्पोर्ट यू टेक, बी इट क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। तो इनमें परफॉर्मेंस को एकदम पीक लेवल तक ले जाने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको उनको क्या देने की जरूरत है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग न्यूट्रिशन इन तीन एरियाज में कवर करता है। और कुछ पॉपुलर मिथ्स हैं, कुछ धारणाएँ हैं डाइट से रिलेटेड कि जैसे पुराने लोग बोलते थे, "अरे! डाइट मत कर, तबीयत खराब हो जाएगी।" हम्म, या फिर बच्चों को तो शक्कर खानी ही चाहिए। हम्म, बड़े लोग बोलते हैं, "अरे! बच्चा है, इसको तो शक्कर खानी ही चाहिए, वरना उसकी हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी?" हम्म, और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे ठंडी में ज़्यादा खाते हैं, हम्म। अरे! ठंडी में तो खाया जाता है। तो इसके पीछे कोई रीज़न्स है? या ये सही है या गलत है? ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग मिथ्स है ये सारे। अ, इनमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, थोड़ी बहुत इसमें इनएक्यूरेसीज भी है। तो आप बोल सकते हैं पहले आप विंटर्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक आपके दर्शकों को ये सबसे राइट, एक बर्निंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी जनरली नेक्स्ट सीजन विंटर्स ही आता है। राइट। तो फिर विंटर्स में हमें ज्यादा खाना चाहिए कि नहीं।
तो इसके पीछे एक कारण ये होता है कि आपको भूख क्यों लगती है। विंटर्स में कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आपको भूख ज्यादा लगती है। तो इसका रीजन क्या होता है? कई सारे रीजन होते हैं एंड मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आपको बहुत ज्यादा खाने की जरूरत भी है कि नहीं। तो लोग इमीडिएटली बोलते हैं कि अच्छा भूख ज्यादा लग रही है तो ठीक है चलो पकौड़े तल दो। जनरली ये भी कहा होते थे कि अच्छा बारिश हो गई तो पकौड़े चाहिए, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है। राइट वन ऑफ द रीजंस आपको भूख पॉसिबली क्यों लग सकती है, एक तो है कि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा, एकदम बहुत ज्यादा नहीं, स्काई रॉकेट नहीं हो जाता है। क्योंकि जैसे ठंड बढ़ जाती है तब ऑब्वियसली लॉजिकल है कि आपके बॉडी को थोड़ी ज्यादा कैलोरीज बर्न करने की जरूरत होती है। कैलोरीज मतलब आपकी एनर्जी। फॉर द नीड टू यस यस। जब भी आपकी बॉडी एनर्जी का इस्तेमाल करती है तब हीट एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो अगर आपको और हीट चाहिए तो आपको और भी एनर्जी बर्न करने की जरूरत होती है। एनर्जी आती कहाँ से है? एनर्जी कम्स फ्रॉम कैलोरीज, एनर्जी कम्स फ्रॉम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जो आपको खाने से मिलती है। सो नेचुरल रिएक्शन आपके बॉडी का होता है कि ओके एनर्जी ज्यादा चाहिए तो खाना ज्यादा। लेकिन लोग इसको एकदम नेक्स्ट एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं एंड स्टार्ट चूजिंग आइटम्स व्हिच आर नॉट द हेल्दीएस्ट ऑप्शन। जैसे कि वो फिर कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देंगे, तो घर में कुछ ज्यादा तली हुई या ज्यादा मीठी चीजें खाएंगे, विच इज नॉट टू हेल्थ। इसमें एक और रीजन होता है कि लोगों को ज्यादा भूख क्यों लगती है। एक तो होता है आपका कंडीशनिंग। अभी लोगों का एक्सपेक्टेशन ही बन गया है कि अच्छा मौसम जब ठंडा होगा तो हमें ज्यादा खाने की जरूरत होगी। तो ये एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको ऑटोमेटिकली भूख लगने लगती है। अभी ये सच में भूख है कि क्रेविंग है, इसके बीच में डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे, क्रेविंग्स और भूख के बीच में डिस्टिंक्शन एग्जैक्टली कैसे करते हैं। लेकिन ये डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपको सच में भूख लग रही है कि आप सिर्फ अपने क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर। थर्ड रीजन एक और होता है कि एक साइकोलॉजी में एक डिसऑर्डर माना जाता है इसको, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, या इसको हम शॉर्ट में एसएडी बोलते हैं। ये डिसऑर्डर ऐसा होता है कि जब वेदर थोड़ा ग्लूमी हो जाता है, मतलब अभी जैसा बारिश का वेदर है, ग्लूमी है, सनलाइट ज्यादा नहीं है, धूप ज्यादा नहीं है, एंड या ठंडा हो जाता है शहर। जैसे अगर आप कई वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, या थोड़ा ट्रॉपिक्स या और ऊपर चले जाओ लॉन्गिट्यूड्स में, लैटिट्यूड्स में सर, तो उसमें आप देखोगे कि आपका वेदर जो होता है उसमें धूप कम 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 होती चली जाती है, और वहां पे ये डिसऑर्डर्स थोड़े ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका जैसा वेदर है, ग्लूमी वेदर है, तो आपका मूड भी थोड़ा ग्लूमी हो जाता है, और अपने आप को थोड़ा खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं, अगेन दे स्टार्ट ईटिंग। फूड इज अ कोपिंग मैकेनिज्म। मेरा एक एरिया है इंटरेस्ट का विच इज साइकोलॉजी आल्सो, विच इज समथिंग विच एक्चुअली स्टडी एज वेल। फॉर्मली मैं इसमें एक्चुअली पढ़ता हूँ, एंड मुझे इन दोनों के बीच का जो लिंक है स्टडी करने में बहुत मजा आता है। वेरी इंपॉर्टेंट लिंक टू स्टडी। सो दिस इज वन थिंग व्हिच आई हैव सीन कि लोगों का एक अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है फूड, because of which people are turning a lot towards ordering food and Right. dining out, क्योंकि अभी ऑर्डर करना और डाइन आउट करना बहुत ही आसान हो गया है। आई थिंक अगर आप आपके पेरेंट्स को पूछोगे तो बाहर से खाना इतना फ्रीक्वेंट नहीं था। अभी मेरा मन करेगा तो मैं कुछ ऑर्डर कर दूंगा, 30 मिनट्स में आ भी जाए। बट अदरवाइज पहले लोगों को पूरा प्लान बना के महीने में एक बार भी बहुत रेयर होता था। So here are some of the reasons why maybe you might want to eat more जब winters होते हैं तब। But to answer the question कि आपको खाना चाहिए, the answer is no. It's not necessary कि आपको खाना चाहिए थोड़ा सा। थोड़ी सी भूख लगे तो थोड़ा सा ज्यादा खा सकते हैं, but not excessive. एंड जो और मिक्स थे जैसे कि शुगर बच्चों को देना ही चाहिए। hormones. That that's true For for the development and for the development of the bones. See, child nutrition एक
बहुत वास्ट एरिया है। टू आंसर योर क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से कि जो जब भी कोई ऐसा एक रूल बनाता है कि ये मस्ट है कि ये लेना ही चाहिए, न्यूट्रिशन में एंड इन एनी अदर एरिया फॉर दैट मैटर, ऐसे बहुत कम चीजें हैं जो हम ब्लैक एंड व्हाइट बोल सकते हैं कि ये लेना ही चाहिए या ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक चीज जो मैं आपको बोल सकता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट है न्यूट्रिशन में, वो है वाटर इनटेक। वाटर लेना ही चाहिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो बिना पानी पी सकता है। Right. लेकिन शुगर आप अगर देखो, शुगर उसकी हिस्ट्री अगर आप देखोगे, हिस्ट्री ऑफ शुगर इज सच दैट कि शुगर बहुत नई चीज है हमारे मैनकाइंड की हिस्ट्री। जब हम जंगलों में रहते थे, जंगलों में भी बच्चे होते थे, वो तो शुगर कभी खाते नहीं। सो देयर इज नो नेसेसिटी। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए कि उससे उनका बहुत नुकसान होगा, लेकिन जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बचपन एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप उनके टेस्ट को, उनके मेंटालिटी को डेवलप कर रहे हो। वो उनको मोल्ड करना बहुत ईज़ी होता है। तो आप उनको सही तरीके से भी मोल्ड कर सकते हो, गलत तरीके से भी मोल्ड कर सकते हो। जैसे कि एक कॉमन ऑब्जर्वेशन होता है कि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हर माँ-बाप ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब भी मैं कभी ट्रैवल करता हूँ, बच्चा रो रहा है और उसको शांत कराने के लिए इमीडिएटली उसको कुछ ऐसा चॉकलेट वगैरह दे देते हैं, नहीं तो उसको फ़ोन थमा देते हैं कि अच्छा। चल तू खेल, मेरा दिमाग मत खाओ, खेलो। ओके, सो अभी इसकी वजह से उनको आदत लग जाती है कि हाँ, जब भी मेरा अगर मुझे कुछ खेलना है या मुझे मोबाइल चाहिए तो मैं आवाज़ करूँ। एक कंडीशनिंग हम इसको बोलते हैं, टेंट्रम थ्रो करें। तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक्सट्रीम एग्जांपल, अगर बच्चे को शुगर आप देते हो और उसको शुगर बहुत ज़्यादा पसंद आ गए, तो फिर उसमें ये होने के चांसेस है कि फिर वो बार-बार माँगते ही जाए। सो जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, आप उसका एक्सपोज़र कम से कम रखिए शुगर का। हुँ, और एक जैसे बड़े लोग बुजुर्ग लोग बोलते हैं, अरे डाइट मत कर तबीयत खराब हो जाएगी, हुँ, बीमार हो जाएगी, डाइट मत कर। मुझे तो बहुत मेरे बड़ों ने बोला है। हाँ। तो ये क्या सच है? सो यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है कि एग्ज़ैक्टली आप जब आप बोलते हैं कि डाइट करो या मत करो, ये तो आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, जिसकी वज़ह से हमें डेफ़िनेटली पता है कि आपका नुकसान होने वाला है, कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, वो आपको पहली सलाह यही देगा कि नहीं, आपको डाइट करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो जब आप ये वर्ड डाइट यूज़ करते हैं, डाइट वर्ड का एसोसिएशन ही हो गया वेट लॉस। लेकिन डाइट मतलब एक्चुअली वेट लॉस क्या है? तो ये चीज़ क्लैरिफ़ाई करना ज़रूरी है कि डाइट मतलब वेट लॉस, डाइट मतलब कुछ भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है, राइट। वेट मेंटेनेंस भी हो सकता है। सो आई एम अस्यूमिंग एसोसिएट करते हैं विद वेट लॉस होना। यस, इट्स एसोसिएटेड विद वेट लॉस ओनली, बट ये एक गलत चीज़ है क्योंकि अभी जब भी कोई डाइट करने के लिए जाता है, तब इंसान के दिमाग में अभी एक्चुअली जब आप बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में भी ऑटोमेटिकली यही एसोसिएट हुआ कि आप वेट लॉस के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन आपने वेट लॉस एक्चुअली बोला, यू डिडंट एक्सप्लिसिटली स्टेट वेट लॉस। तो इवन इफ अ न्यूट्रिशनिस्ट लाइक मी कैन गेट थ्रोन ऑफ, सो हर इंसान के दिमाग में यही है। सो इफ आई वर टू मेक अ क्वेश्चन थोड़ा और स्पेसिफिक, आई एम अज्यूमिंग कि आप वेट लॉस के बारे में पूछें। हाँ। हाँ, तो अगर एक इंसान का वेट ज्यादा है और उनको डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आपको वेट कम करने की ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली उनको वेट लॉस करना चाहिए। क्योंकि चाहे वो बचपन में हो या वो अडल्टहुड में हो, बचपन में ओबेसिटी होती है तो फिर एडल्ट में भी ओबेसिटी होने का चांसेस ज़्यादा है। ओबेसिटी या ओवरवेट। ओबेसिटी मतलब जब आपका बीएमआई एक हद से ज़्यादा होता है, ओवरवेट या अगर आपका बीएमआई एक्सेसिव होता है। अ, तो अगर आपका ओबीज़ या ओवरवेट अगर आप हो, तो डेफ़िनेटली आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत है। गलती यहाँ पे होती है कि लोग वेट लॉस बहुत एक्सट्रीम तरीके से करते हैं, एक्सट्रीम डाइट्स को फॉलो करके वेट लॉस करते हैं, जिसके वजह से फिर लोगों को लगता है कि वेट लॉस खराब चीज है। और क्योंकि वेट लॉस करने के बाद एक इंसान वीक हो जाता है, उसको एक्सट्रीम डाइट फॉलो करने के बाद वीकनेस आ जाती है, क्योंकि आप कई सारे प्रोडक्ट्स को, कई सारे फूड ग्रुप्स, कई सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरह से हटा दें। अगर आपको आदत है कि आप दिन में 4 समोसे खाते हो, कल से 0 समोसा, तो फिर आपको ऑब्वियसली वो डेप्रिवेशन फील होगा।
आपके चेहरे का रंग उतर जाएगा, आपका मूड खराब रहेगा। तो फिर इससे अच्छा फिर बार-बार आपको लोग बोलते रहेंगे कि मत करो डाइट, हमारा दिमाग खराब करते हो। बराबर। So this is one problem that is associated with weight loss if you are following an extreme diet. तो अगर वजन ज्यादा है तो आपको वेट लॉस करना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम डाइट फॉलो मत करो। एक चाहिए तो एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए एंड गेट अ गुड डाइट फॉर योरसेल्फ जो सस्टेनेबल हो आपके लिए। अनफॉर्चुनेटली कई न्यूट्रिशनिस्ट अभी सस्टेनेबल डाइट्स देते ही नहीं। which is why one of the things which I teach my students is कि आप सस्टेनेबल डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं। बेसिकली एक लाइफस्टाइल चेंज। हाँ, लाइफस्टाइल चेंज। लोग अभी मुझे कल या परसों ही मुझे मैसेज आया था कि मुझे शादी के लिए वेट लॉस करना है। सो 30 दिन में शादी है तो मुझे मेरा वेट लॉस करना है। तो मैंने पूछा कितना? तो उन्होंने बोला नहीं मुझे 1 महीने में 10 किलो वेट लॉस करना है। सो मैंने बोला ये कर तो सकते हैं, लेकिन एक तो आपका वेट लॉस मेंटेन रहेगा नहीं, उसके ऊपर आपकी शादी में भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका इतना जल्दी से वेट लॉस हुआ होगा। थोड़ा आप ड्रेन्ड आउट महसूस करोगे, एनर्जी नहीं रहेगा। उससे अच्छा आप थोड़ा कर लो, वी कैन डू लिटिल बिट, चाहिए तो थोड़ा बहुत मैं आपको पुश कर देता हूँ, बट मोर देन दैट इट इज नॉट फिजिबल। मैं एटलीस्ट रेकमेंड ही नहीं करूंगा क्योंकि आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, कल तो आपको कुछ हो गया तो वो मेरे ऊपर आ जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली फिर वो वर्कआउट नहीं हुआ, वो तो वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि नहीं ये कम करने के लिए बोलेंगे। तो फिर they didn't end up working with it, they probably went to someone else क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो ज्यादा पैसा देके बोल देंगे कि चलो कर देंगे विदाउट केयरिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट। इट्स लाइक वेट लॉस, मतलब आप उसको एक दवाई की तरह भी कंसिडर कर सकते हो। दवाई का कैसा एक डोज स्पेसिफिक आपको लेना चाहिए। अगर आप ओवरडोज करते हो तो भी प्रॉब्लम है, अंडर डोज करते हो तो भी प्रॉब्लम है। आजकल एक्चुअली मार्केट में काफी सुनने मिल रहा है एज अ लेमैन ऑल्सो, जो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में या इस टॉपिक के बारे में, बट फिर भी सुपर फूड्स के बारे में काफी सुनने मिल रहा है। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि स्पिरुलिना ले लो या कुछ और मोरिंगा लीव्स का पाउडर, और ऐसे और भी कुछ कुछ रिकमेंड करते हैं। considered as superfood. तो कि ये सुपर फूड्स है, ये तो फ्यूचर का फूड है, तो क्या जेन्युइनली सुपर फूड है? तो क्या हद तक सुपर फूड है, और इसके बारे में कुछ बताइए। ओके, सो सुपर फूड एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, तो ये हम ये नहीं बोल सकते कि ये फैड है। हम हमारे पास ऐसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि आपने प्रोटीन ऑलरेडी बोले हैं, स्पिरुलिना, मोरिंगा लीव्स की पाउडर आप बोलो, नहीं तो आप कीनोवा एक पॉपुलर है। सो सुपर फूड का पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। सुपर फूड मतलब एक ऐसा इंग्रेडिएंट, ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ओके, आप अगर किसी नॉर्मल नॉन सुपर फूड के साथ उसको कंपेयर करो तो आपको उसमें बहुत सारे ज्यादा विटामिन्स, मिनरल्स या उसके साथ साथ कोई फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे कंपेयर टू नॉर्मल नॉन सुपर फूड्स। ओके, जिसकी वजह से उनको वो सुपर का नाम दिया जाता है। कि आइडिया ऐसे कि अगर मैं ये एक इंग्रेडिएंट खाऊंगा तो मुझे 3-4 इंग्रेडिएंट्स के लगभग जितने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो मुझे एक से मिलते हैं। ओके, बट नाउ द क्वेश्चन इज वेदर द प्राइस टैग इज जस्टिफाइड और नॉट। क्योंकि सुपर फूड्स आप कोई भी ले लो, इनकी प्राइस हमेशा एक प्रीमियम टैग होता है उनमें, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ द पॉपुलेशन ही उसको अफोर्ड कर सकता है। सो ये तो एक हो गया डेफिनेशन ऑफ सुपर फूड। और दूसरा फिर क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इनको लेने की जरूरत है? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर आप उनको ले सकते हो, लेकिन हमें डेफिनेटली जरूरत तो नहीं। जैसे कि मैंने बोला कि सुपर फूड में 2 या 3 नॉर्मल नॉन सुपर फूड्स के जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो फिर अगर आपको 2 या 3 नॉर्मल नॉन सुपर फूड इंग्रेडिएंट्स जो सस्ते हैं वो खा लो तो उससे वो भी अच्छा ही है। So they are equally good. Once in a while if you are eating at a restaurant तो आप ये सुपर फूड वाली इंग्रेडिएंट्स टेस्ट करने के लिए ऐसा चुन सकते हो, लेकिन रेगुलर कंजम्पशन के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली
इवन अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये फिजिबल नहीं रहेगा फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। और अगर उसका कुछ ज्यादा आरओआई ट्रेड ऑफ अगर आपको होता कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे एक लॉन्ग टर्म में इतना बेनिफिट मिल सकता है, तो फिर शायद मैं उसको रेकमेंड नहीं करता, बट आई डोंट रेकमेंड देम फॉर माय क्लाइंट्स। बट जैसे आपने बताया कि ऑल्टरनेटिव है जो कि 3-4 इंग्रेडिएंट्स है जो कि विल वर्क एज गुड एज वो एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट सुपर फूड्स। तो कैन यू रिकमेंड एनी कॉम्बिनेशन और एनी मतलब ऑल्टरनेट, बिकॉज क्या ऑडियंस जो देख रही है दे विल बी मोर हैप्पी कि उनको कुछ सोल्यूशन भी मिल जाएगा। सो एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन एक बैलेंस्ड डाइट आपको सब कुछ दे सकता है। तो अगर आप एक नॉर्मल बैलेंस डाइट फॉलो करते हो जिसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, मल्टीपल फूड ग्रुप्स मौजूद है, जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं, तो फिर आपको सुपर फूड्स की ओर मुड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक और मैंने ट्रेंड देखा है सुपर फूड्स के साथ कि जो एक जगह का लोकल फूड होता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि अर्जेंटीना का कोई लोकल फूड है, तो फिर वो इंडिया में आके सुपर फूड हो जाता है। ओके। और इंडिया का जो लोकल फूड है वो कहीं और जाके सुपर फूड बन जाता है। एक्चुअली तो जिसको हम यहाँ पे ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, तो अगर आप बाहर जाके उसको बाय करोगे तो आप उसको उसका 3 गुना दाम पे करके उसको खाओगे। टोटली है। तो ऐसा कोई कमिटी बैठी नहीं है जो डिसाइड करती है कि ये सुपर फूड है, ये सुपर फूड नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है वो कुछ ना कुछ ऐसे बनाते रहते हैं, चलो ये सुपर फूड है, वो सुपर फूड है। एंड दिस आई एम नॉट एंटायरली श्योर अबाउट, ये एक शायद मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा थॉट है, तो आप कैन गिव मी सम क्लैरिटी व्हाट आर योर थॉट्स। नहीं एक्चुअली जो भी आपने बोला आई एम वेरी Right. आई रिलेट टू इट वेरी मच, बिकॉज जैसे व्हाइट मखाना आता है हाँ अभी इट इज वेरी पॉपुलर, अभी सबको वही खाना है, अभी पैकेज फूड में भी वो आ रहा है, बट जबकि इट वाज वेरी इजीली अवेलेबल हमेशा से, हाँ बट इट वेंट आउट ऑफ इंडिया, वहां पे रीपैकेजिंग हुआ, ब्रांडिंग हुआ कि ये इसमें कैल्शियम है, इसमें ये है वो है, और अभी वापस इंडिया तो उसको अब मतलब हायर प्राइस पे परचेस करके कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि वो इजीली अवेलेबल था, उसको कोई पूछता नहीं था पहले, बिकॉज जॉइंट फैमिली में थे और पता है कि कभी ना कभी यूज हुआ, तो और कोई इतना लाइक भी नहीं करता था, बट अभी वो बाहर जाके आया है और मतलब वो ट्रेंड बन गया है अभी। बट दैट्स अ गुड ट्रेंड मे बी ना, क्योंकि अवेयरनेस बहुत है लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस बढ़ गई है, तो अच्छी चीजों के बारे में भी लोगों को पता चल रहा है। तो मखाना तो इंडिया आई मीन इट इज अ लोकल प्रोड्यूस, नहीं से बना हुआ नहीं का ही है, तो वो तो एक अच्छी चीज है, पीपल आर डूइंग। बट अदर देन दैट मैं बहुत देखती हूँ कि सावरडो, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ये सब चीजें भी आ रही हैं कि सावरडो ब्रेड खानी चाहिए, ये खाना चाहिए, जबकि ना वो लोकल प्रोड्यूस कभी था, ना हमारे कल्चर में है, ना मैंने कभी मम्मी दादी नानी से सुना। But then people are opting, people are not just moving towards it. It's a superfood. But I'm sure कि you will only guide us कि उसमें भी जो qualities है वो किसी ना किसी तरीके से derive हो सकती। एक जो आपने पॉइंट मेंशन किया कि अवेयरनेस लोगों में आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है कि लोगों को ऐसे इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर उतना रिसर्च होता नहीं है। हमारी जो लोकल इंग्रेडिएंट्स है, अभी मैं एक रिसेंटली अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के बारे में रिसर्च कर रहा था कि किसमें ज्यादा कैल्शियम है, प्लांट बेस्ड सोर्सेज में कौन से इंग्रेडिएंट में आपको ज्यादा कैल्शियम मिलेगा, क्योंकि जो वेजिटेबल्स में कैल्शियम होता है वो आपकी बॉडी में इतना ज्यादा अच्छी तरह से ऑब्जर्व होता नहीं। तो वैसे देखा जाए तो हमारे कंट्री में बहुत सारे कैल्शियम के सोर्सेज हैं, अमरंथ है, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स है, एक्सेट्रा। बट प्लांट बेस्ड सोर्स, डेयरी इज नॉट प्लांट बेस्ड, एनी अदर प्लांट बेस्ड सोर्स, चिया सीड्स लोग बोलते हैं, हाई इन कैल्शियम। लेकिन रागी, यस, लेकिन इनके ऊपर एक्चुअली रिसर्च नहीं हुआ है कि असल में इनमें से कितना कैल्शियम हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। तो अगर आप ऑनलाइन जाके रिसर्च पेपर्स देखोगे तो सब वेस्टर्न इंग्रेडिएंट्स के ऊपर रिसर्च हुआ है, क्योंकि वेस्ट में इंग्रेडिएंट्स है, तो वेस्ट में रिसर्च करते तो वो अपने इंग्रेडिएंट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन हमारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च हुआ नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या कि लोगों में एक अवेयरनेस जितनी बढ़ती चाहिए उतनी बढ़ती नहीं, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत सारी रिसर्च R&D करने की जरूरत पड़ती है, जो एक रिसर्चर ही कर सकता है, जब वो खाने को लैब में लेके जाएगा, फिर उसको एक इंसान को खिलाएगा, फिर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ट्रैक किया जाएगा।
वैसे आपका इंफॉर्मेशन इंक्रीज होता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमारी कंट्री में इतना आता नहीं, बिकॉज द R&D इज नॉट डन. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑन अवेयरनेस, सो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी चीज है, लेकिन एक परसेप्शन बन जाता है कि ये हेल्दी है. अभी बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है इस परसेप्शन में कि एक तो परसेप्शन है कि ये हेल्दी है, एंड एक रियलिटी है कि वो हेल्दी है कि I think. सो मखाना फॉर इंस्टेंस, डेफिनेटली इट हैज सम गुड क्वालिटीज, लो कैलोरी है. रोस्टेड मखाना, उसमें आप उसमें ज्यादा ऑयल की जरूरत पड़ती नहीं है, उसको Right. फ्लेवर अच्छी तरह से वो ले सकता है, लेकिन उसका प्राइस इमीडिएटली स्काई रॉकेट हो गया, Skyrocket. क्योंकि द मिनट मार्केट अंडरस्टैंड्स कि लोगों को ये वैल्यूएबल है तो उसका प्राइस बढ़ा. सो दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम एक्चुअली हैपेंस. सो मखाना भी कल को उसको सुपरफूड बोल देंगे फिर. ऐसी कोई ईटिंग हैबिट्स जो आप दोनों बोल सकते हो कि लोगों को ये अडेप्ट करनी चाहिए कि ओके एवरी डे यू व्हाट वी वांट फॉर डेली प्रैक्टिस ब्यूटी प्रैक्टिस, कुछ ऐसी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो आप प्रमोट करोगे. राइट, ओके. तो पहले तो मैं ओवरऑल फूड ग्रुप्स आपको बता देता हूँ, कौन से फूड ग्रुप्स होते हैं. एज न्यूट्रिशनिस्ट हम स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात नहीं करते, हम ज्यादातर फूड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं. Also the difference between macro and micro nutrients. मैक्रो एंड माइक्रो, यस. पहले मैक्रो का एक्सप्लेन कर दें कि वो ज्यादा आसान है समझने के लिए. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो सब लोगों ने इसके बारे में सुना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए. मैक्रो मतलब बिग, लार्ज. इसका मतलब है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो आपको ज्यादा क्वांटिटी में लेने की जरूरत है, उधर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. अगर आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की रिक्वायरमेंट्स देखो एक नॉर्मल इंसान की पूरे दिन में, तो आप समझोगे कि उनका रिक्वायरमेंट हमेशा ग्राम्स में होता है, कि ग्राम्स आपको कम लगेगा, लेकिन ओवरऑल कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स वो ज्यादा ही है. सेकंड आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, व्हिच इज योर विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो आपको कम क्वांटिटी में जरूरत है, जनरली मिलीग्राम्स एंड माइक्रोग्राम्स में उनकी जरूरत होती है, और ये भी आपको खाने से ही मिलता है. तो अभी आपको कौन से खाने इनमें से क्या मिल सकता है, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट. तो अगर आपको एक बैलेंस डाइट फॉलो करना है, अ, इसका एक कॉम्प्लेक्स तरीका भी है जो आप न्यूट्रिशनिस्ट फॉलो करते हैं, और एक सिंपल तरीका भी है जो आप एज अ कंज्यूमर फॉलो कर सकते हो. पहले तो आपको अलग अलग फूड ग्रुप्स के बारे में जानने की जरूरत है. तो कौन से फूड ग्रुप्स है यहाँ पे, मैंने फूड ग्रुप्स को मेजरली 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड कर दिया है. आपने अभी जस्ट देखा कि हमारे पास 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. तो फूड ग्रुप्स को आप एक 3 में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा फूड ग्रुप में से हमें कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलता है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट आपको कौन से फूड ग्रुप से ज्यादा मिलता है, सीरियल्स, मिलेट्स. सीरियल्स मतलब आपके ओट्स, ग्रेन्स जैसे कि व्हीट, राइस. फिर मिलेट्स में आता है बाजरा, ज्वार, रागी, जो थोड़ी देर पहले बताया था. उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फूड ग्रुप, पल्सेस, मीनिंग योर दाल, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, बीन्स. ये आपके फूड ग्रुप्स है. दाल में आपको आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन भी आता है कंपेयर टू, अगर आप सीरियल्स के साथ कंपेयर करो तो दाल में आपकी ज्यादा प्रोटीन भी आते हैं. नेक्स्ट आपका फूड ग्रुप आता है योर फ्रूट्स. फ्रूट्स, all of the fruits you can think of, bananas, apple, mango, etc., watermelon. उसके बाद आपका आता है वेजिटेबल्स. ये वेजिटेबल्स, ऑल ऑफ योर वेजिटेबल्स, चाहे ब्रिंजल. वेजिटेबल्स एक्चुअली हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिसमें कैलोरीज थोड़े कम होते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रिंजल वगैरह, क्यूकम्बर, टोमेटो. इसमें कैलोरीज बहुत कम होते हैं, तो आप इनको जितना भी क्वांटिटी खा लो आपको ज्यादा कैलोरीज नहीं मिलने वाले, अनलेस आप इनको किलो किलो में खाते हो डेली. लेकिन कोई नहीं वेजिटेबल्स खाने के लिए इतना मोटिवेटेड होता नहीं है. दूसरा आपका कैटेगरी आता है आपका रूट्स, रूट वेजिटेबल्स, जिसमें आपके स्टार्ची वेजिटेबल्स आते हैं, पोटैटो, कोलोकेसिया, बीटरूट, yams, etc. स्वीट पोटैटो, यस. इसमें आपके ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, वेरी लोडेड विद कार्बोहाइड्रेट्स.
एंड फाइनली आपका शुगर आता है। शुगर शुगर में हम नेचुरल शुगर वाले सोर्सेस को भी बोल सकते हैं जो नेचर मेड शुगर है। एंड सेकेंड we can also talk about man made sugar। नेचर मेड शुगर सोर्सेज मतलब आपके डेट्स, रेजिन्स, हनी, ये आपके नेचुरल शुगर सोर्सेज हो गए। एंड एडेड शुगर सोर्सेज मीनिंग जो हम इंसान बनाते हैं, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, एनी अदर कलर शुगर यू वांट टू टेक, वो सब। ओके, तो इनमें से हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जो कैटेगरी में से एक्सेप्ट द शुगर कैटेगरी, एवरी अदर कैटेगरी आप एवरी अदर फूड ग्रुप आप ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। एक 2000 कैलोरी डाइट के बेसिस पे अगर हम बोलेंगे तो आप दिन में 2 या 3 सर्विंग सीरियल्स एंड मिलेट्स की कर सकते हो, मैक्सिमम 4 सर्विंग आप करोगे। अभी एक एक सर्विंग को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप एक अंदाज के बेसिस पे कर सकते हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि आपके जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स के बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 या 2 सर्विंग्स दिन में होने चाहिए। Whereas वेजिटेबल्स में से आपको एटलीस्ट 300-400 ग्राम्स अगर आप जितना ज्यादा ले सकते हो दैट इज गुड, बिकॉज वेजिटेबल्स एनीवेज वी डोंट कंज्यूम ऑन अ रेगुलर बेसिस दैट मच ऑल द टाइम। तो आप अगर एक दिन में ज्यादा खा सकते हो, इवन दैट विल बी बेटर। स्पेशली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस, इनमें से आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, वो है फाइबर। नेक्स्ट आपका फूड ग्रुप आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हॉट टॉपिक है, प्रोटीन। प्रोटीन बेस्ड फूड ग्रुप्स, प्रोटीन बेस्ड फूड ग्रुप को आप दो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक तो है आपके वेजिटेरियन सोर्सेस, दूसरे हैं आपके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन या प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड सोर्सेस। एनिमल बेस्ड सोर्सेस तो एवरीवन नोस, मीट प्रोडक्ट्स इमीडिएटली, पोल्ट्री, चिकन, देन यू हैव योर एग्स, राइट, रेड मीट भी आपका उसमें आ गया। उसके बाद आते हैं आपके हाँ ये वन मोर मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स तो आल्सो एनिमल बेस्ड होते हैं। और आप बोलते हैं वेजिटेरियन, इट्स एक्चुअली एनिमल बेस्ड। एंड जो प्लांट बेस्ड सोर्स आपके आते हैं उसमें आपके सोया प्रोडक्ट्स आ गए। सोया इज वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द हाईएस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर अ वेजिटेरियन, कि इवन मोर देन डेयरी आपको सोया में ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। वो अलग बात है कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बट वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर कि सोया खाना चाहिए कि नहीं। हाँ। उसके बाद आपका आता है प्रोटीन पाउडर, विच इज मेजरली जो आपको उसमें एनिमल बेस्ड भी मिलता है, जैसे कि वे प्रोटीन सबसे पॉपुलर प्रोटीन सप्लीमेंट है। एंड अनदर अपकमिंग प्रोटीन सप्लीमेंट, हाँ आइसोलेटेड, यस, वे प्रोटीन आपका आइसोलेट भी आता है, कॉन्सेंट्रेट भी आता है। एंड प्लांट प्रोटीन विच इज अनदर अपकमिंग वर्टिकल विच इज देयर। सो प्लांट प्रोटीन में आपका राइस प्रोटीन आता है, प्रोटीन आता है, एटसेट्रा। प्रोटीन ये एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान बहुत कम रहता है जनरली स्पीकिंग। तो स्पेशली इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एनिमल बेस्ड सोर्सेज में से ज्यादा प्रोटीन डेफिनेटली ले सकते हो। कम से कम 100 ग्राम आप अगर उसमें से लोगे तो आपको आराम से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा उसमें से। कंसिडरिंग कि एक इंसान को दिन में 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, अगर आप एक सीडेंटरी इंसान के बारे में बात करते हो तो ऑलमोस्ट 1/3 प्रोटीन आपको सिर्फ मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स में से मिल जाएगा। बाकी आपको आपके नॉर्मल डेली डाइट से मिल सकता है, बाकी के फूड ग्रुप्स में से। देन कमिंग टू वेजिटेरियन सोर्सेज, वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड सोर्सेज में से मेजर सोर्स होगा सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो सोया में लोगों के दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें आती है, सोया चंक्स, सोयाबीन, या उसके बाद एक और आता है टोफू, जो लोगों को थोड़ा बहुत पता है, अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है उसके बारे में। क्योंकि आपको सोया चंक्स, टोफू वगैरह खाने की जरूरत है। एज ए वेजिटेरियन आपको बहुत मदद होगी अगर वो खाएंगे तो। इफ यू ईट मोर ऑफ दैट देन आपको प्रोटीन ज्यादा मिलने की संभावना है। क्यों? क्योंकि ये एक अकेला प्लांट बेस्ड सोर्स है प्रोटीन का, जिसमें से आपको मेनली प्रोटीन ही मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं कि दाल बहुत ज्यादा प्रोटीन के लिए, नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन होता क्या है कि दाल के साथ आपको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। अगर आपको कैलोरी कंट्रोल करना है तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप एक्सेसिव
बार बार बहुत सारी दाल खा रहे हो तो पेट बढ़ने के भी चांसेस है, क्योंकि अगर आप ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो उसकी वजह से मोर कैलोरीज आर रिक्वायर्ड। एंड फाइनली आपका आता है फैट बेस्ड फूड ग्रुप्स। इसमें बहुत सारे ज्यादा फूड ग्रुप्स नहीं है, डेयरी बेस्ड फूड ग्रुप्स है आपके उसमें। चीज एंड पनीर, ये आपके तो आप इसको प्रोटीन में भी डाल सकते हो, फैट में भी डाल सकते हो। मैं जनरली इसको फैट में इसलिए कंसिडर करता हूँ क्योंकि इसमें फैट ज्यादा आता है कंपेयर टू। फिर उसके बाद आता है आपका कुकिंग ऑयल, बटर एंड आपका सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, यू नेम इट। Nuts and seeds, plant-based fat sources, natural plant-based fat sources, very good sources of unsaturated fat. And उसके बाद आपका एक और आता है which is considered a very elitist one, which is your avocado. Avocado is one of those, ये एक अकेला फ्रूट है जिसमें से आपको फैट मिलता है, जिसमें से ओनली फैट आपको, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है उसमें। तो फैट्स में से भी आपको लगभग, एवोकाडो तो मैं नहीं बोलूंगा डेली खाना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक आध बार खा सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता कि एवोकाडो आप अगर नहीं खा रहे तो फिर बहुत बड़ा सर्व कर। लेकिन नट्स एंड सीड्स तो आप डेफिनेटली इंक्लूड कर ही सकते हो डेली एज अ इंग्रेडिएंट टू इन योर फूड्स। कुकिंग ऑयल को मिनिमाइज करना है, ज्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कुकिंग ऑयल को अगर आपको मिनिमल रखना है तो आप उसमें नॉन स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज नॉन स्टिक वेसल्स, क्योंकि नॉन स्टिक वेसल्स में आपको ऑयल का कम इस्तेमाल करना पड़ता That that's one of the habits. है। यस यस, Other is lesser oil. लेसर ऑयल, यस, दीज आर द मेन टू। यस, चीज एंड पनीर, इसका एक रिकमेंडेशन बोला जाएगा, चीज एंड पनीर में एक टाइप ऑफ फैट आता है जिसको आप बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। ओके, अभी सैचुरेटेड फैट एक ऐसा फैट है जो आपको थोड़ा लिमिट करना चाहिए, अवॉइड नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा लिमिट करना चाहिए। तो अगर आप दिन में उसको 200-300 ग्राम चीज पनीर खा रहे हो तो लॉन्ग रन में शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। शायद क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ है अभी। थोड़े रिसर्च में देखा गया है कि सैचुरेटेड फैट से प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़े में देखा गया है कि सैचुरेटेड फैट से शायद प्रॉब्लम ना भी हो। Maybe limitation में store. यस And soya chunks also you promote soya based. यस यस These are good food habits that you are. यस यस, ऑल इन ऑल टू राउंड अप मैं आंसर आई वुड से कि हर फूड ग्रुप में से एक ना एक चीज इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। Yes. कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट अच्छा देना। यस यस, क्योंकि इससे आपका डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। Right. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप वैरायटी इंक्लूड करते हो तो। Right. तो जब भी मैं डाइट बनाता हूँ किसी भी कोई भी, कहते हैं ना colorful foods खाओ then you get all the micronutrients. Is that true? यस यस, दैट इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि अलग अलग कलर्स अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिपेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप बोलोगे कैरेट्स, कैरेट्स का ऑरेंज कलर होता है एंड वो ऑरेंज कलर एक्चुअली सिग्निफाई करता है योर बीटा कैरोटीन। Vitamin also. Yeah, vitamin rich. Yes, beta carotene is a form of vitamin A only. So it is a form of vitamin A and ये चलिए आपको प्लांट बेस्ड आइटम से मिलता है। Right. तो कैरेट का कलर जितना डीप ऑरेंज होगा उसमें उतना ज्यादा विटामिन ए एक्चुअली होगा। राइट, इफ यू सी समथिंग लाइक ब्लूबेरीज, ब्लूबेरीज में आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंथोसाइनिन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका वो ब्लूइश कलर आता है। सो जितने ज्यादा आप कलर्स इंक्लूड करोगे उतना ज्यादा आपका वैरायटी ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स सम पीपल माइट एंड अप थिंकिंग ऑफ दिस कि अच्छा थोड़ी ज्यादा जेम्स कैंडीज खा लो, भी बहुत ज्यादा। बच्चे तो यही सुनकर करेंगे। Yes. James has all the colors. तो आपको वो एडवाइस स्पेसिफिक रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप बच्चों को बोल रहे हो कि बहुत सारे कलर्स खाओ। True. So they will say James has all the colors of the rainbow. So no, it's not. This is not for the kids. Yes, yes. No, आपको तो हाँ, बेसिकली अगर आप ज्यादा वेराइटीज को इंक्लूड करोगे तो मोर वेराइटीज यू इंक्लूड उतने ही ज्यादा चांसेस आपको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नीड कर देंगे, स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज ज्यादा होंगे नहीं।
जैसे कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो है एक्चुअली उनके वो चिल्ड्रन उनके चिल्ड्रन होंगे उनके बच्चे होंगे तो वो इसमें से कुछ डेफिनेटली चाहेंगे कि कुछ ऐसा मिले जो वो अपने बच्चों के लिए ध्यान रखें। तो चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में अगर आप कुछ बताएं एंड एक ऑब्जर्वेशन है जो कि बहुत कॉमन कि सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना आप अगर देखो तो उनके अगर सेलिब्रिटीज की खुद की हाइट नॉर्मल है या फिजिक नॉर्मल है बिल्डअप नॉर्मल है बट उनके बच्चों की हाइट पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट और टॉल और बहुत डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल यू कैन टेक पॉपुलर एग्जाम्पल्स लाइक सचिन तेंदुलकर के उनका जो सन है इज 6 फीट के अराउंड एंड यू नो अबाउट सचिन तेंदुलकर एंड देन अगर देखें सैफ अली खान पर एग्जाम्पल जो उनके भी जो सन है वो 6 फीट प्लस है। तो ये सेलिब्रिटीज में कॉमन दिखता है आम पब्लिक में ये थोड़ा अनकॉमन है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा आम पब्लिक में दिखता है कि मदर फादर की हाइट अच्छी है बट चाइल्ड ने उतना ग्रो नहीं किया। तो ऐसा कुछ है जो दैट द सेलिब्रिटी पीपल आर डूइंग एंड जो कॉमन पीपल नहीं कर पा रहे। ओके, तो मेनली जब सेलिब्रिटीज के बारे में बात करते हैं एक हमें चीज डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि हाउ सेलिब्रिटी किड्स आर different. They live in a whole different bubble altogether compared to regular kids. अभी जब आप चाइल्डहुड ग्रोथ के बारे में बात करते हो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे कन्वर्ज होने की जरूरत है, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ आने की जरूरत है आपको मैक्सिमल ग्रोथ अचीव कराने के लिए। मेन फैक्टर वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इज योर न्यूट्रिशन। तो आपका अगर एक चाइल्ड गेट्स वेरी गुड न्यूट्रिशन, क्योंकि चाइल्डहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। आई वुड आर्ग्यू कि चाइल्डहुड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है किसी के लाइफ का, क्योंकि वहीं पे एक बच्चे को आप मोल्ड कर सकते हो। द चाइल्ड इज लाइक क्ले, जो पूरा चाइल्डहुड आप उनको मोल्ड कर सकते हो और वो एडल्टहुड में क्ले हार्डनिंग हो जाता है। ठीक? तो वैसे ही ये एक बहुत जरूरी पीरियड होता है, बहुत फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग एज वेल एज साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। तो अगर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स सब अच्छे होते हैं तो फिर उनकी ग्रोथ मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो हर बच्चे का एक जेनेटिक पोटेंशियल होता है। जेनेटिक पोटेंशियल मतलब उनकी जेनेटिक्स उनको क्या अलाउ कर सकती है, जैसे कि उनकी मैक्सिमम पॉसिबल हाइट क्या है, उनका मैक्सिमम पॉसिबल इंटेलिजेंस क्या है, उनकी स्किन की क्वालिटी क्या हो सकती है, उनकी एथलेटिज्म कितनी अच्छी हो सकती है, फिटनेस लेवल कितना अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर उनका जेनेटिक पोटेंशियल फुलफिल करना है तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी साथ देने की जरूरत है। जैसे कि देखा गया कि अगर सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स अच्छे नहीं है तो फिर वो जीन एक्टिवेट नहीं होता है, या वो जो जीन्स है, जो माँ बाप के जीन्स होते हैं जो उनको एक्चुअली वो एडवांटेज दे सकते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, या एक्टिवेट होते भी है तो वो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि उनका की हाइट कम हो जाती है, उनकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती। तो मतलब उनका पोटेंशियल तो है कि वो 6 फुट के बन सकते हैं, लेकिन वो शायद 5 फीट 5 तक ही अटक जाएंगे क्योंकि उनका न्यूट्रिशन साथ नहीं दे रहा है। जैसे कि शायद उनको ज्यादा प्रोटीन नहीं मिला, उनका काफी मैल न्यूट्रिशन हुआ होगा जिसमें उनको अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा था, आईक्यू उतना डेवलप नहीं हुआ। लेकिन सेलिब्रिटी किड्स के केस में अगर आप देखो उनके पास ऑलमोस्ट सब कुछ होता है, एनवायरनमेंट भी उनके साथ होता है, और बिकॉज वी लुक एट सेलिब्रिटीज दे लुक वेरी गुड, राइट। ऑफ कोर्स इसमें कॉस्मेटिक्स भी होते हैं बट जनरली दे वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स क्यों वो सिलेक्ट होते हैं एक मूवी में, क्यों वो कास्ट होते हैं, क्योंकि वो अच्छे दिखते भी हैं। तो उनका वो अच्छा दिखना, अच्छा हाइट, अच्छी आवाज, अच्छी बॉडी, वो जेनेटिक्स भी उनके पास ऑलरेडी है। वो आप अच्छे न्यूट्रिशन के साथ कंबाइन कर लो अलॉन्ग विद मोर एडवांस फैसिलिटीज, उनके पास काफी एडवांस चीजें भी होते हैं जो शायद उनके जेनेटिक पोटेंशियल को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। कभी कभी ऐसा दिखता है कि बच्चे काले होते हैं या उनका वो एक्चुअली सांवले होते हैं और अचानक एक दिन आप देख लेते हैं कि वो पूरे हुए। तो नाउ देयर वी आल्सो हैव मेनी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स व्हिच आर एट प्ले जो हमें पब्लिकली इतना एक्सप्लिसिटली बताया नहीं जाता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ऐसे चीजें होती हैं। बिल्कुल। लेकिन मेजरली हम बोलेंगे कि सिर्फ क्योंकि उनके पास एक पूरी टीम ही होती है, उनके पास Nutrition and also the environment may be हाँ। stress free. stress free. Although one interesting argument over here is whether
stress free environments are really good or not, because stress जो होता है वो actually खराब नहीं होता है। थोड़ा सा स्ट्रेस होने की जरूरत भी है। जस्ट लाइक ऑफ टॉपिक, आई फील लाइक एनीबॉडी जिसको स्ट्रेस नहीं हुआ है लाइफ में, वो ग्रो उतना करता नहीं। तो अगर आपको स्ट्रेस नहीं, तो ग्रोथ का पोटेंशियल भी आपका बहुत कम हो जाता है। सो बट Actually, not stress free, because stress free is a wrong word there. Maybe they are also stressed for some other reasons. Parents से दूर रहते हैं, parents कहीं ना कहीं शूट पे होते हैं, बहुत कुछ होता है उनके साथ। But I think financial freedom, जो एक आम आदमी की जिंदगी में बहुत ज्यादा अलग लेवल का स्ट्रेस लेके आता है, बच्चों के लिए भी, तो वो उनके साथ नहीं होगा। तो उनको फाइनेंसेस के तो कभी, आई मीन वी विल अज्यूम मोस्ट सेलिब्रिटी केस, मोस्ट ए लिस्टेड सेलिब्रिटी केस, उनको फाइनेंसेस का तो कभी प्रॉब्लम होता नहीं। तो वैसे देखा जाए तो उनको कभी डेफिशिएंसीज अनलेस दे इम्पोज इट ऑन देमसेल्फ, वो खुद ही अपने चॉइस में खराब कर देते हैं, तो फिर There's always a team who look after their nutrition. तो ऐसा तो होना ही नहीं इसका। यस यस। लेकिन जो एग्जांपल पूछ रहे थे कि माँ बाप दोनों शॉर्ट है, तो फिर बच्चे का हाइट कैसे इंक्रीज होगा? अगेन दिस कंप्लीटली गोज डाउन टू जेनेटिक्स। एटलीस्ट अभी तक हमने ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया है जिससे हम जेनेटिक्स को ब्रेक करके कुछ और कर सकते हैं। इन इंसानों में ऐसा लीगली अलाउड भी। देयर आर मेनी रिसर्च एरियाज व्हिच आर टॉकिंग अबाउट स्टेम सेल रिसर्च एंड जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ करना, लेकिन इंसानों में वो अभी लीगली अलाउड ही नहीं। So I don't think that any of that is at least happening at the celebrity level. So mostly हम ये बोल सकते हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर एंड हिज वाइफ आर शॉर्ट, लेकिन उनमें कोई एंसेस्टर होगा जो लंबा होगा, तो उसके एंसेस्टर का जीन भी अभी है उनके अंदर। तो अगर वो जीन उसके बेटे के अंदर एक्टिवेट हो गया, फॉर सम रीजन इट गॉट एक्टिवेटेड, तो फिर उसकी हाइट बढ़ जाएगी। Since we are at this topic of children and child nutrition, मुझे ये पूछना है कि हमने बिट को डिस्कस किया था, मुझे उसको डीबंक करना है। जैसे कि वो जो बच्चों को अगर हम बड़े होते की शुगर नहीं दी तो इनकी हड्डियां नहीं बढ़ेंगी, हड्डियों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये कहीं तक सही भी है, क्योंकि मैंने कहीं ये चीज देखी है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया, और ये कहीं ना कहीं तक हो सकता है कि सच हो, कि अगर बच्चा ग्रो हो रहा है, उसके ग्रोथ पीरियड में वो अगर बहुत खेल कूद रहा है, तो अगर वो अपना प्रोटीन भी यूज कर लेता है खेल कूद में, तो फिर उसके ग्रोथ के लिए उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो अगर उसको उस समय खेल कूद से पहले अगर किसी न किसी एलिमेंट में शुगर दे दी जाए या कार्ब्स दे दी जाए जो उसको एनर्जी दे दे, तो एनर्जी के लिए वो शुगर यूज कर लेगा, then protein would be directly dedicated towards the growth of his body, मतलब bones और उसके लिए यूज हो जाएगा। Is that true? इट्स नॉट एंटायरली नेसेसरी कि उनको खेलने से पहले वो शुगर की जरूरत है ही, लाइक इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग। ऑल्दो अगर वो एक हाई परफॉर्मेंस एथलीट है, मतलब उनको आप ग्रूम कर रहे हो कि उनको एथलीट बनना है, और उनको उनका परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है कि क्योंकि अगर वो परफॉर्म करेंगे तो फिर वो हाई लेवल ऑफ कंपटीशन जीत सकते हैं, वो इंटरनेशनल में जा सकते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर हाँ, उस केस में परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए आप उनको वर्कआउट या उस खेलने के पहले थोड़ा शुगर दे सकते हो। लेकिन अभी इसमें नेचुरल शुगर भी आता है, इसमें एडेड शुगर भी आता है। तो शुगर का ये मतलब नहीं कि चीनी, you can give them dates also, you can give them raisins also, you can give them honey also. Any natural source of sugar is also fine over it. And whenever I work with my athletes, और जब मैं उनको हाई परफॉर्मेंस एथलीट जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स वगैरह के साथ में काम करता हूँ, टेनिस प्लेयर्स, गोल्फर्स, तो मैं जनरली उनको उनके ट्रेनिंग सेशन के पहले उनको इमीडिएटली पहले उनको ये शुगर वगैरह लेने की इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। कि इसका एडवांटेज ये होता है कि एक तो शुगर से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। अगर मैं किसी भी दूसरे टाइम में दूंगा उनको, जैसे कि रेस्ट करते समय, तो फिर उनका ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा और वो ऊपर ही रहेगा। लेकिन अगर वो उसको वर्कआउट के पहले देंगे तो वर्कआउट के दौरान उनका शुगर यूज अप भी हो जाएगा। It will get used up during the workout, and उनका ब्लड में वो शुगर ज्यादा देर रहेगा। This is one advantage that you can, but it is not a necessity, that's mandatory. So इसीलिए क्या, नॉट फॉर चिल्ड्रन, पर इसीलिए क्या बहुत सारे जिम इंस्ट्रक्टर्स
BCAA इन्हें बोलते हैं बिफोर जिमिंग सेशन। अगर कोई हार्डकोर जिमिंग सेशन कर रहा है तो उससे पहले BCAA लेने बोलते हैं, पर वो भी तो प्योर शुगर ही होता है जहाँ पर BCAA is not actually pure sugar unless it is an adulterated supplement. Right. But if you talk about good quality BCAAs, so BCAA का मतलब क्या है? It stands for branched chain amino acid. Exactly. तो वो एक फॉर्म ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड है, एक ऐसा अमीनो एसिड जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत है। अभी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट BCAA कि वो आप कोई भी प्रोटीन सोर्स आप ले लो, चाहे वो प्रोटीन पाउडर हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो सोया चंक्स हो, सब चीजों में BCAA मौजूद होता है। जिसमें ज्यादा प्रोटीन है उसमें ऑटोमेटिकली BCAA भी है। तो BCAA स्पेसिफिकली लेने की वैसे जरूरत होती नहीं है, अनलेस आपको एसेंशियल अमीनो एसिड से थोड़ी कमी है डाइट में। जनरली BCAA में वेजिटेरियंस या वीगन क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो एनिमल बेस्ड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन नहीं खाते हैं। एंड क्योंकि वो नहीं खाते एनिमल बेस्ड सोर्सेज में, आपको BCAA ज्यादा मिलेगा। और BCAA मसल बिल्डिंग वगैरह के लिए फायदेमंद होते हैं, दे आर यूजफुल, दे आर बेनिफिशियल फॉर इट। तो अगर आपकी डाइट में BCAA कम है तो फिर आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, लेकिन अदरवाइज आपको लेने की जरूरत उसको नहीं। अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले रहे हैं इसमें ऑटोमेटिकली BCAA है। apart from that, casein और creatine, क्रिएटिन राइट, ये अलग से भी लेते हैं तो प्रोटीन पाउडर, तो ये अच्छा होता है या फिर ये नहीं लेना चाहिए? केसीन इज डिफरेंट फ्रॉम वे प्रोटीन। केसीन भी एक प्रोटीन है जो आपको मिल्क में ही मिलता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि केसीन एक स्लो अब्जॉर्बिंग प्रोटीन कंपेयर टू वे प्रोटीन, वो ज्यादा धीरे अब्जॉर्ब होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, तो वो मसल ब्रेक डाउन कम करने में मदद करता है। whereas वे प्रोटीन जो होता है एंड बाकी के प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर आप देखो तो वो मेनली मसल प्रोटीन सिंथेसिस मतलब मसल बनाने में ज्यादा मदद करता है। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो मसल बनाना और मसल को तोड़ना। तो मसल बनाने में वे प्रोटीन ज्यादा मदद करेगा, मसल तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको कम करने में आपका केसिन ज्यादा मदद करेगा। सो जनरल, लेकिन ये मैं एक मैंडेटरी सप्लीमेंट रेकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपके पास एक चॉइस है, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है और आपको कौन सा पिक करना है, तो फिर मैं तो रेकमेंड करूंगा वे प्रोटीन या कोई भी प्लांट प्रोटीन आप पिक कर सकते हो। केसिन इज मोर फॉर एडवांस्ड केसेस, जो हाई लेवल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा, अदरवाइज फॉर नॉर्मल पीपल नो। Creatine, क्रिएटिन एक उसका इट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द मसल्स। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो होता है दैट इज द ओनली फॉर्म व्हिच इज रियली यूजफुल आपके बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग के लिए। तो क्रिएटिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो आपके मसल में स्टोर होता है और आपके मसल को ज्यादा एनर्जी बनाने में मदद करता है। तो वर्कआउट के दौरान अगर आपके मसल में क्रिएटिन ज्यादा होगा तो फिर आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे और वेट थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो आप इनमें। is it harmful? No, no. It is one of the most widely studied supplements. In fact, इसके ऊपर हजारों रिसर्च पेपर हैं at this point showing that it's actually safe. But only people who lift weights need to take it. अदर और जो स्पोर्ट्स पीपल है वो उनको लेने की जरूरत है। जनरल पॉपुलेशन में वेरी लिटिल बेनिफिट। बेसिक क्वेश्चन है जो कि बहुत बहुत ज्यादा बेसिक है, क्योंकि अभी तक तो हमारा डिस्कशन काफी इंटेंस है, तो इससे थोड़ा मूड भी लाइटन अप हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड का आजकल बहुत हमेशा से ही चल रहा है काफी टाइम से। कभी कभार बहस हो जाती है, कोई लोग बोलता है ब्राउन ब्रेड क्यों ले रहे हो, वो भी सेम ही है। तो एग्जैक्टली मतलब क्या है? Okay, so there are mainly three types of breads in the market जो आप देखोगे। एक है आपका व्हाइट ब्रेड, दूसरा है ब्राउन ब्रेड एंड थर्ड इज होल व्हीट ब्रेड। मैंने इनको इस ऑर्डर में इसलिए बताया क्योंकि इसका एक लॉजिक है। व्हाइट ब्रेड इज कंप्लीटली मेड फ्रॉम रिफाइंड मैदा से बनता है वो। उसके बाद आता है आपका ब्राउन ब्रेड जो फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड आई वुड से 50% व्हाइट 50% आटा, 50% होल व्हीट विल बी यूज्ड इन दैट। कभी कभी 60-40 होता है, कभी 70-30 भी होता है, लेकिन उसमें होल व्हीट का थोड़ा उपयोग होता है। देयर इज सम यूज ऑफ होल व्हीट व्हिच इज हैपनिंग ऑन इट, इसलिए उसका वो ब्राउन कलर आता है। और कई लोग बोलते हैं कि उसे व्हाइट ब्रेड में ब्राउन कलर रख दे देते हैं, बट एटलीस्ट इंग्रेडिएंट्स को अगर आप देखें तो उसमें तो दिख रहा है कि उसमें होल व्हीट फ्लावर है।
व्हीट ब्रेड को अगर आप देखिए होल व्हीट ब्रेड, उसमें मेजरली सिर्फ होल व्हीट फ्लावर ही होता है, देयर इज नो मैदा व्हिच इज प्रेजेंट इन इट, एटलीस्ट दिस इज व्हाट यू विल सी विद मेजर ब्रांड्स। लेकिन फिर भी आपको न्यूट्रिशन लेवल एक बार चेक करके देखना होगा कि उसमें एक्चुअली क्या होता है। बराबर, पर ऐसा भी कहते हैं कि होल व्हीट फ्लावर में ग्लूटेन अलग से एडेड होता है टू मेक इट मोर फ्लफी एंड मोर वो फील फैक्टर आने के लिए कि वो एक फ्लफी ब्रेड जैसा है, तो ग्लूटेन अलग से ऐड करते हैं, तो देन इट मेक्स इट अनहेल्दी अगेन, आई थिंक सो। No, see, gluten itself is not a bad thing. ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन है जो व्हीट में एंड स्पेसिफिक मिलेट्स में भी आपको मिलता है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेचिंग का वो जो फीलिंग है, जब आप आटा बेलते हो तो उसका वो स्ट्रेच क्यों होता है? वो मेनली ग्लूटेन की वजह से होता है। ठीक है? तो ज्यादा ग्लूटेन ऐड करने से उसकी हेल्थ और खराब, वो आपके हेल्थ के लिए और खराब नहीं हो जाता। Whether they're actually adding it or not, we don't know. But even if they are, it's not that big of a problem. मील प्लानिंग के दौरान हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? और ऐसा भी है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सुबह या सन के साथ साथ राइजिंग के साथ साथ ज्यादा होता है, और टुवर्ड द एंड ऑफ द डे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो हमें शाम और रात को कम खाना चाहिए, क्या ये सही है? फर्स्ट, मील प्लानिंग के जनरल रिकमेंडेशंस मैं आपको बता देता हूँ। एक रिकमेंडेशन मील प्लानिंग के लिए ये है कि इनफैक्ट ये मेरे टॉप रिकमेंडेशन है कि आपको आइडियली आपकी जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल करना चाहिए, बिकॉज इट इज मेकिंग इट टू इजी टू गेट एक्सेस टू। अभी वैसे फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस पे आपको हेल्दी आइटम्स भी मिलेंगे एंड यू विल गेट जंक फूड आइटम्स आल्सो, हेल्दी प्रोसेस्ड आइटम्स आल्सो। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट लोग प्रोसेस्ड आइटम्स की ओर ज्यादा भागेंगे। Two reasons for that: processed items somehow end up being cheaper, तो ज्यादा सस्ते भी होते हैं, एंड ऑब्वियसली they're tastier also. तो ये दो रीजंस होते हैं कि क्यों लोग इसकी तरफ भागते हैं। आप अगर उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, if that is too big of a step for you, तो एटलीस्ट उसके नोटिफिकेशंस को आप म्यूट कर सकते हैं, बिकॉज अभी ये नोटिफिकेशन थोड़े ज्यादा ही पर्सनलाइज्ड होते जा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अभी कुछ ऑर्डर किया, तो उसके 10 मिनट बाद एक और नोटिफिकेशन आएगा, चलो खाना हो गया तो एक डेजर्ट भी ऑर्डर कर लो। फिर आपने कुछ सेवरी खाया तो मीठा करने के लिए कुछ नहीं मंगाया आपने, तो वो भी ऑर्डर कर दो, चलो आपको 20% ऑफ दे देते हैं। ओके, एंड अगेन दैट्स अ माइंड गेम। यू माइट थिंक 20% ऑफ है तो ऑर्डर कर देते हैं, मेरा तो फायदा हो रहा है फिर उसमें। बट देयर इज नो सच थिंग एज सेविंग्स इन दैट केस। आपका सिर्फ एक्सपेंडिचर ही है, यू आर जस्ट थिंकिंग योर सेविंग। ओके, second recommendation is that include a large variety of items in your diet, क्योंकि वैरायटी होगी तभी आपको vitamins और minerals ज्यादा अच्छे क्वांटिटी में मिलने के चांसेस है। ओके, थर्ड recommendation is that make sure कि आप अगर पहले कोई आपके फेवरेट आइटम्स कोई है, maybe there can be certain snacks, maybe there can be certain sweet items which you really like to eat, तो आप उसको पूरी तरह से निकाल मत देना। लोग एकदम आर या पार हो जाते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग हम इसको बोलते हैं। सो वो बोलेंगे इधर मैं डाइट पूरी तरह से फॉलो करूंगा या बिल्कुल नहीं फॉलो करूंगा। आई लाइक टू थिंक ऑफ इट एज एन एग्जांपल। एक मैंने ये इंस्टाग्राम एक इन्फ्लुएंसर है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिन्होंने एक एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे लगा ये। तो इमेजिन कीजिए कि अगर एक कॉमन सिनेरियो है कि मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ और मैंने एक वॉफल ऑर्डर कर दिया और खा लिया कि मुझे क्रेविंग हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो आज का डाइट तो गया मेरा कचरे में, तो फिर मैं बाकी के मील्स भी कुछ कचरे ही खाऊंगा। बराबर, आज जाने ही देता हूँ, छोड़ हाँ, देता I will give up on the diet for today. I will not follow it. I will then go and do the exact opposite, हूँ opposite. which is go towards the completely unhealthy route for today. This is like say कि अगर मेरे गाड़ी का एक टायर पंक्चर है, तो फिर मैं बाकी के 3 टायर भी पंक्चर कर दूं, which is not a good idea of course, क्योंकि फिर आपका ही आप काम और डिफिकल्ट कर देंगे। इसका रीजन ये होता है क्योंकि लोग फिर गिल्ट में चले जाते हैं और उनका फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग होता है कि अगर वो परफेक्ट फॉलो नहीं हुआ तो फिर उसको फॉलो करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। Either make it best or either make it worst. Yes, yes. So that is an attitude which you really need to
वर्क ऑन, अगर आपको ऐसा कोई एटीट्यूड है, सो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा सा कुछ अपने फेवरेट आइटम्स को इंक्लूड करो। Right. जैसे कि मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने मुझे बोला कि उनको एटलीस्ट थोड़ी सी मूंग दाल चाहिए उनके डाइट, जो मूंग दाल की सॉल्टेड मूंग दाल होती है, Okay. एटलीस्ट लिटिल बिट शी नीड्स इट इन द डाइट। I said, okay fine, we can put it because, and उसकी वजह से वो डाइट अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनका वो एक हुक है, जो उनका एंकर है कि नहीं वो मुझे मिल रहा है। नहीं तो उनके दिमाग में ये होगा कि पूरी तरह से निकाल दिया, चाहे वो एक चम्मच ही क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट गेटिंग वन टेबल स्पून ऑफ इट। So that is one more recommendation. So इसके बाद आता है include a good amount of protein. One major law in Indian diets, like we have already discussed, is कि लोग प्रोटीन ज्यादा खाते नहीं। Okay? So प्रोटीन खाने का सिर्फ ये फायदा नहीं है कि प्रोटीन आप खाओगे आपकी बॉडी के मसल्स वगैरह बनेंगे, आपके ओवरऑल बॉडी के लिए भी उसकी जरूरत है। सो प्रोटीन ज्यादा खाने का एक और रीजन और एक और एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपका ओवरऑल डाइट भी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपका ओवरऑल खाना कम हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन में एक चीज होती है जिसको आप बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, Right. और इसको आप सैटिस्फैक्टरी इफेक्ट भी बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर आप समझाएं तो इसका मतलब होता है कि ये जब आप ज्यादा प्रोटीन खाते हो आपका पेट ज्यादा देर भरा हुआ है, तो फिर आपको कुछ और खाने की इच्छा होती नहीं। You don't feel like eating anything else if you've eaten more protein. क्योंकि मन तृप्त रहता है बहुत टाइम तक, Yes. तो कुछ और खाने का मन इच्छा नहीं। हाँ, स्पेशली आपके क्रेविंग्स वगैरह जो है ना वो ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं। तो जो लोग जनरली अपने विल पावर या मोटिवेशन पे निर्भर रहते हैं कि नहीं फ्री विल पावर से मैं कंट्रोल करूंगा, एक पॉइंट के बाद विल पावर आपकी खत्म हो जाए, तो फिर अगर आपके बॉडी से ही वो सिग्नल नहीं आ रहा दैट नहीं मुझे क्रेविंग नहीं हो रही है या मुझे क्रेविंग हो रही है, वो सिग्नल नहीं आपको आ रहा है, तो आपको कंट्रोल करने में वो ज्यादा आसान है। Which brings me to my next point, next recommendation कि craving and hunger के बीच में फर्क क्या है वो जानना सीखो। Learn to differentiate between craving and hunger, क्योंकि craving अलग होता है और hunger अलग होता है। तो जनरली बोलते हैं ना कि अगर आपको एक स्पेसिफिक चीज खाने का मन कर रहा है तो फिर हम उसको क्रेविंग बोलेंगे। तो जैसे कि आपने आपका चलो डिनर हो गया है, डिनर के बाद भी आपको ऐसा कर रहा है नहीं मुझे कुछ चाहिए, तो फिर आपको बोलेंगे ठीक है थोड़ा और डिनर कर लो, मुझसे नहीं मुझे डिनर नहीं चाहिए लेकिन मुझे कुछ और चाहिए, तो वो कुछ और क्या होता है, मुझे मैगी चाहिए, ओके आई वांट नूडल्स। ओके, सो देन अगर आपको स्पेसिफिकली नूडल्स का ही मन कर रहा है तो फिर आपको क्रेविंग है, हंगर, अगर हंगर है तो फिर आपको कुछ भी खाने के बाद आपका मन करना चाहिए। Uh, one of my students actually gave me a very nice way of remembering this, which I want to share with others also. मैं अपने दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ। One simple statement to differentiate between cravings and hunger. She said, craving in mind, hunger in stomach. क्रेविंग दिमाग में होता है, हंगर आपके पेट में होता है। अगर आपको पेट में कुछ महसूस हो रहा है तो देन दैट इंडिकेट्स कि आपको कुछ भी चलेगा, लेकिन क्रेविंग है तो यू विल स्पेसिफिकली वांट वन थिंग। And finally, one more recommendation I would give is eat good amount of fruits and vegetables in your diet. Fruits and vegetables specifically include कीजिए ज्यादा, at least 300 ग्राम आप अगर वेजिटेबल्स खा सकते हो इन अ डे, 200-300 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स से कोई भी सब्जी हो सकती है जो घर पे बने, that is going to be good for your health. Also the pattern of sun rising to sun. Yes. How does that affect? Okay. तो इसके बारे में मैंने थोड़ा काफी पढ़ा है कि आपको ये एक्चुअली फॉलो करना चाहिए कि ओवरऑल इसका इसका मीनिंग ये होता है कि आपको सनसेट के बाद खाना नहीं है, और जो भी है फॉलो योर ईटिंग पैटर्न शुड फॉलो द डे नाइट साइकिल। Right. The general rule that people say is जब आकाश में सूर्य है तब तक आप खा सकते हो, एक बार सूरज ढल जाता है तब आपको खाना बंद करना चाहिए। दिस इज ओके टू फॉलो, देयर इज रिसर्च टू शो दैट अगर आप ये फॉलो करते हो तो जो जनरली ये
लेट नाइट कंजम्पशन ऑफ फूड बंद नहीं करते हैं या 7-8 बजे तक अपना मील खत्म कर देते हैं, तो फिर ओवरऑल उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ, उनकी लॉन्जेविटी, लाइफ स्पैन ज्यादा होती है। ठीक? उनको मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे कि आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज वगैरह होने के चांसेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक? But there is one flip side also which you have to consider whether it is practical or not. भी कई लोग शिफ्ट में काम करते हैं तो उनको अगर आप बोलोगे कि सनसेट के बाद मत खाओ, वो बोलेंगे मैं सनसेट के बाद ही जागता हूँ, हाँ, सो फिर उनके लिए तो फिर आप क्या बोलोगे? सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल इन ऑल सिनेरियोस। अगर आप कर सकते हो, आपके हंगर पैटर्न सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, यू कैन डू इट, बट एज अ जनरल रूल एटलीस्ट ट्राई टू नॉट ईट 2 to 3 hours बिफोर बेड टाइम। 2 से 3 घंटे अगर बेड टाइम के पहले आप खाना बंद करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, फॉर द सिंपल रीजन दैट क्योंकि जब आप खाना डाइजेस्ट करते हो एंड व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप और आपकी बॉडी अभी खाना डाइजेस्ट करते है, आपकी बॉडी थोड़ा मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव रहती है, तो वो आपके स्लीप सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर कर सकती है। मतलब आप शायद सो भी जाओ लेकिन आपकी स्लीप क्वालिटी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से अगले दिन आप जब उठते हो तब आपकी नींद इतनी, आपको इतना रिफ्रेश फील महसूस नहीं होता। If you are experiencing that, then nighttime eating is definitely not for you. But again, there are exceptions and not everybody will react the same way to eating at night. और अगर आप कुछ खा भी रहे, I actually read a very interesting research paper जहाँ पे उन्होंने 2 टाइप के नाइट स्नैक्स दिए थे। Let's say कि आपने 8 बजे डिनर कर दिया, आप सो रहे हो 12 बजे, 4 घंटे का गैप हो चुका है, सोने के पहले आपको कुछ थोड़ा सा चाहिए खाने के लिए, आपको थोड़ी सी भूख लग रही है और आपको लग रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा तो मेरी नींद खराब हो सकती है। या आप सोने की कोशिश कर रहे हो, नींद आ नहीं रही क्योंकि आपने आपके पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? बस इट्स बेटर देन स्टेइंग अप ऑल नाइट। कपल ऑफ रिकमेंडेशंस है। एक तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ट्राई ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस रियली वर्क्स फॉर मेनी पीपल। फॉर मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स आल्सो टेल देम कि आप एक ग्लास पानी पी लो, आपका आपकी भूख एटलीस्ट कम हो जाएगी और 15-20 मिनट के लिए आपको ज्यादा भूख लगेगी नहीं फिर से। दैट इफ यू फॉल asleep in that much time तो फिर आप डायरेक्टली सुबह उठो। ओके, लेकिन अगर वो भी काम नहीं करता है, देयर आर अ कपल ऑफ स्नैक ऑप्शंस यू कैन गो फॉर। आप इजी टू डाइजेस्ट स्नैक ऑप्शंस चूज कीजिए जो आपके पेट में ज्यादा देर नहीं रहेंगे। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दाल चावल और समथिंग हेवी लाइक चपाती सब्जी एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा वक्त लगेगा, गो फॉर समथिंग क्विक लाइक अ फ्रूट, a banana. Some people go for a glass of milk, glass of soy milk. ऐसा भी कुछ आप कर सकते हो जो आपके पेट में थोड़ी देर रहे, ज्यादा देर नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो ज्यादा क्विकली डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर वो आपकी नींद के साथ ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करेगा। The answer is a little mixed. If you can follow it, great. If you can't, these are some workarounds for you. And now, since you've spoken about meal planning and all, so how does a good meal planning affect gut health? Gut health के लिए लोग क्या कर सकते हैं कि आजकल लोग बहुत अवेकन हैं, गट हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं और क्या जरूरत है सच में गट हेल्थ को कंसिडर करने की? गट हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है? Okay. So gut health के बारे में actually there are many different factors. न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी है, मतलब जो आप खाते हो वो, एंड नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी है। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में आपके आते हैं फाइबर। फाइबर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो दैट इज आई थिंक दिस इज एज और एडवाइस और ये कभी चेंज होने भी नहीं वाला है। तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर गट हेल्थ अच्छी तरह से मेंटेन करनी है तो आपको एटलीस्ट 40 grams of fiber you should eat in a day. 35 to 40 grams आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ मिनिमम फाइबर रिक्वायरमेंट फॉर द डे। ये अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड प्लांट बेस्ड सोर्सेज को ज्यादातर इंक्लूड करो, इवन ग्रेन सीरियल्स मिलेट्स में से भी आपको फाइबर मिल जाता है, इनसॉल्युबल फाइबर यू गेट फ्रॉम देम। तो ये फाइबर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपका गट हेल्थ मोर और लेस अच्छा ही रहेगा। उसके अलावा आप प्रोबायोटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी प्रोबायोटिक्स मतलब प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स डायरेक्टली आपको जंप नहीं करना है। प्रोबायोटिक आइटम्स इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, एक्सेसिव गैसीनेस अगर आपको हो रहा है या आपको यू आर गेटिंग डायरिया, कॉन्स्टिपेशन बार-बार आपको होता जाता है, सो दिस कुड बी रिलेटेड टू योर
This could be related to your bad gut bacteria also. Can confirm नहीं कर सकते without testing, but it could be. You can hypothesize और उसको confirm करने के लिए फिर आप probiotic supplements का इस्तेमाल कर सकते हो या आप fermented foods को भी include कर सकते हो. Curd is one of the major probiotic sources, चाहे वो आपका dairy based curd हो या वो plant based curd जैसे कि soy curd वगैरह आता है. All of it will contain probiotics because curd is made from bacteria itself. Bacteria की वजह से ही वो बनता है. तो those are beneficial bacteria जो आपके डाइट में ऐड कर सकते हो. Fermented foods include things like your kombucha. Pickle may be interesting, actually probiotics होते हैं. So even pickles you can have, but not too much because pickle is a very salty source of food as well. And acid reflux को फिर problem. हाँ, अगर आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है तो पिकल से आपको इश्यू हो सकता है. Okay. One more thing where fiber again comes into the picture is prebiotics. So probiotics मतलब वो बैक्टीरिया, वो ऑर्गेनिज्म जो आपके सेहत के लिए अच्छे हैं, जो आपको बेनिफिट देते हैं. ऑन द अदर हैंड प्रीबायोटिक जो होता है वो प्रोबायोटिक्स का खाना होता है. सो फूड फॉर द बैक्टीरिया जो आपके इंटेस्टाइन में ऑलरेडी मौजूद है. ओके, सो फाइबर एक्चुअली एक्ट्स एज अ प्रीबायोटिक. तो इसलिए फाइबर फिर से जरूरी हो जाता है क्योंकि फाइबर आपके प्रोबायोटिक्स को खाना देता है, मतलब कोई खाने की तरह उनके लिए एक्ट करता है. An interesting thought which I had is कि gut health इतना important क्यों है? And one of the reasons is that आपके बॉडी का एक मेजर एंट्री पॉइंट है द गट. कि आपके बॉडी के अंदर चीजें जा रही है, आपके ओरल रूट्स के मुंह से अंदर जा रही है चीजें. तो यहाँ पे अगर आप हेल्दी चीजें डालोगे तो फिर आपका गट बैक्टीरिया ज्यादा हेल्दी होने के चांसेस है. अगर आप अनहेल्दी चीजें ज्यादा ज्यादा डालोगे, एक्चुअली देखा भी गया है, अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हो तो फिर आपका बैक्टीरिया, आपका गट बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा जंक फूड लविंग गट बैक्टीरिया आपको मिलता है. एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च है जिसको हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस. मतलब आपका गट और दिमाग के बीच में जो लिंक है उसको गट एंड ब्रेन एक्सिस बोलते हैं. बहुत सारे रिसर्च हो रहे देखने के लिए कि आपका गट आपके मेंटल हेल्थ को कैसे बिगाड़ सकता है या सुधार भी सकता है. हाउ कैन इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ. सो if once in one study they've actually seen कि अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो आपके गट में ज्यादा जंक फूड लविंग गट बैक्टीरिया होता है और ये जंक फूड लविंग गट बैक्टीरिया आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि और जंक फूड खाओ क्योंकि उनको और जंक फूड चाहिए. फाइनली गट बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में इसलिए रहता है क्योंकि उनको आपसे कुछ फायदा हो रहा है. ठीक है, और आपसे उनको फायदा ये मिल रहा है कि उनको जंक फूड अच्छा लगता है तो फिर वो आपको और एनकरेज करेंगे कि और जंक फूड खाओ. लेकिन उल्टा भी देखा जाता है कि अगर आप हेल्दी फूड खाओगे तो फिर आपके गट बैक्टीरिया और हेल्दी फूड भी मांग सकते हैं, तो फिर आपकी वो एक हैबिट भी बन सकती है. सो यू कैन फॉर्म अ गुड हैबिट और यू कैन फॉल इनटू अ विशियस साइकिल आल्सो. ओके, अनहेल्दी फूड leads to unhealthy gut bacteria which leads to more unhealthy. So this is why gut health is very important. They binging on some chips, you end up binging more and more and more. After being full, also your brain is just demanding for more and more. And Yes. this is the bad thing. Yes, yes. Bad gut bacteria. Bad gut bacteria, bad gut. There is one more area of research जिसमें जो आता है जिसमें देखा गया है कि आप एक इंसान के गट बैक्टीरिया को चेंज भी कर सकते हो थ्रू समवन एल्सेस गट बैक्टीरिया. तो दिस इज दिस इज एक्चुअली कॉल्ड फीकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांट. एक टेक्निक है फीकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांट. इसमें होता क्या है कि आप किसी दूसरे के स्टूल को आपके एनस में डालते हो. ओके, सो स्मॉल सैंपल ऑफ देयर स्टूल गोज इनटू योर एनस एंड एक हेल्थी डोनर होता है, जैसे कि आप किसी का दूसरे का ब्लड ले, राइट, वैसे ही स्टूल का भी ट्रांसप्लांट हो सकता है. सो उन्होंने देखा कि एक्चुअली अगर आप किसी दूसरे का स्टूल आपके गट में उसको रखते हो, मेनली लार्ज इंटेस्टाइन, तो फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन का गट बैक्टीरिया उनके लार्ज इंटेस्टाइन के गट बैक्टीरिया के साथ मैच कर सकता है. आपका गट बैक्टीरिया उनका गट बैक्टीरिया मिमिक करेगा और जिसकी वजह से अगर उनकी जैसे उनका गट बैक्टीरिया की वजह से उनकी मेंटेनेंस ज्यादा अच्छी है तो फिर आपकी भी सुधर सकती है.
Okay. But any proven cases here, not in India. Not in India, there is a case study in which person actually did it. मतलब उसको खुद रिसर्च करना था तो उसने अपने आप को एक केस स्टडी बना के उसने एक रिसर्च पेपर उसके ऊपर पब्लिश किया। बहुत इंटरेस्टिंग था। Whether लेकिन लार्ज स्केल इसके ऊपर अभी इतना रिसर्च हुआ नहीं है। बट मे बी इन द फ्यूचर इट कुड बी वन ऑफ द एरियाज जिसकी वजह से जैसे हमने एंटीबायोटिक्स बनाए हैं टू गेट इमीडिएट रिलीफ, वैसे दिस कुड आल्सो बी वन ऑफ द immediate relief topics. Very key immediate relief, but Intermittent fasting, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि वर्ल्ड की सबसे वन ऑफ द बेस्ट डाइट्स इन द वर्ल्ड। सो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट? right. Intermittent fasting actually एक ऐसा डाइट है जिसमें आपको बताया नहीं जाता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वीगन कीटो के साथ कंपेयर करेंगे तो वीगन में बोला जाता है कि आपको एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं खाना है। कीटो में बोला जाता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम खाने हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं देता है कि आपको आप ये खाओ और ये मत खाओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ टाइम्ड विंडोड ईटिंग अप्रोच, मतलब आप एक स्पेसिफिक विंडो में खाते हो और स्पेसिफिक विंडो में नहीं खाते। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दो पार्ट्स होते हैं दिन में, एक है आपका फीडिंग विंडो, दूसरा है आपका फास्टिंग विंडो। फास्टिंग विंडो में एज द नेम सजेस्ट आप कुछ खाते नहीं हो, एंड फीडिंग विंडो एज द नेम सजेस्ट उसमें आप खाते हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में यूनिक क्या है, क्योंकि एज अ लay पर्सन हु इज नॉट अवेयर ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग शायद आप ये बोलोगे कि वैसे तो नॉर्मल डाइट में भी एक फास्टिंग विंडो होता है, जो आप रात में सोते हो सुबह उठते हो तो वो तो आपका फास्टिंग विंडो हो गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग में यूनिक ये है कि आप उसका आपका फास्टिंग विंडो नॉर्मल से ज्यादा होता है। नॉर्मल ईटिंग पैटर्न से कंपेयर किया जाए तो आप दिन में 4-5 बार खाते हो, तो उसके साथ कंपेयर किया जाए तो आपका फास्टिंग विंडो और भी ज्यादा होता है। नॉर्मल में आपका फास्टिंग कितना होता है? 7 घंटा 8 घंटा, उसके बाद उठने के बाद या चलो मैक्स टू मैक्स 9 घंटा उठने के 1 घंटे बाद आप खाओ। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आपका फीडिंग विंडो फास्टिंग विंडो 16 घंटे तक चला जा सकता है, 16 आवर्स। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक पर्टिकुलर नेम आता है, इसको 16-8 ईटिंग पैटर्न, 16-8 16:8। सो इसका मतलब क्या है कि आप 16 घंटे फास्ट करते हो कंटिन्यूअसली, एंड उसके बाद 8 आवर्स ऑफ फीडिंग। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 8 घंटे कंटिन्यूअसली खाते। फास्टिंग कंटिन्यूअस है, फीडिंग कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो उसमें 8 घंटे में आप खाना जब स्टार्ट करते हो उसमें आप मील वाइज ही खाते हो, 2 मील 3 मील जितने भी मील्स आपको खाने हैं। ऑफ कोर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको ये नहीं बताता है कि आपको कितने मील्स खाने चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग सब बस आपको ये बताता है कि आपके पास ये 8 घंटे है, उसमें आप खाओ, जितना चाहिए आप उतना खा सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें भी एक लिमिट होता है कि अगर आप एक तो 8 घंटे में आप लिमिटेड ही खा सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि 8 घंटे आपको खाना है तो आप 8 घंटे में शायद 2 बार या 3 बार खा सकोगे। टिपिकली नॉर्मल इसमें अगर आप देखें तो हम हर 2 या 3 घंटे में खाते हैं। एक ब्रेकफास्ट के बाद 2-3 घंटे बाद लंच, 2-3 घंटे बाद स्नैक, 2-3 घंटे बाद डिनर, राइट? तो फिर 8 घंटे के पैटर्न में भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप एक बार खाओगे, फिर 2-3 घंटे, तो फिर आपका फिर 4 घंटा हो गया, फिर 2-3 घंटे, फिर उसके वैसे आपका 8 घंटा हो जाएगा। सो दैट में यू कैन ईट अराउंड मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स इन 8 आवर्स। ओके, बट उसमें भी अगर आप एक्सेसिवली खा लेते हो फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप जितने कैलोरीज की आपकी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा कैलोरीज अगर आपने खा लिए तो फिर उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका फिर भी मिड सेक्शन एक्सपैंड ही होने वाला है। यू विल एंड अप पुटिंग ऑन वेट। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसा मैजिकल बुलेट नहीं है कि अगर मैं जितना चाहे उतना खा दूंगा और मेरा वेट बढ़ेगा नहीं। फाइनली उसमें भी आपको पोस्चर कंट्रोल करना है, बढ़ना है, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी मेंटेनेंस, नेम। So intermittent fasting, the next question is should I follow it or not? Generally ये question, it is healthy अगर आप उसको follow कर सकते हो तो, and it may not be the healthiest if you have certain issues. Certain अगर आपको problems आएंगे तो फिर आप तो इसका healthiest ना भी हो सकता है। तो पहले आप कंसिडर करेंगे जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन मतलब जिनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, क्या उनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं? ओवरऑल आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो,
मेरे पास दोनों तरह के लोग आते हैं। एक ऐसा पॉपुलेशन होता है जो बोलते हैं कि यू नो दे स्वेयर बाय इंटरमिटेंट फास्टिंग कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट है, मैंने ट्राई किया है, मुझे बहुत बेनिफिट्स मिले हैं, सबको मुझे ये देना है। एंड एक उल्टा पॉपुलेशन भी होता है जो बोलते हैं कि मेरे से इंटरमिटेंट फास्टिंग होगा ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता है, और मैं अगर करता हूँ तो मेरा मूड खराब हो जाता है, मुझे भूख लगती है, मुझे क्रेविंग्स आते हैं। सो दोनों अपनी जगह पे सही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो कर रहा है वो सही है, जिसके लिए जिसको बेनिफिट मिला है वो किसी तरह से सही तरीके से कर रहा है कंपेयर टू द वन हु इज नॉट लाइकिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो द आंसर इज दैट अगर आप फॉलो कर सकते हो तो आप डेफिनेटली फॉलो कर, आपको करना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसे कोई मेजर बेनिफिट्स नहीं है जिसके वजह से आप बोलेंगे कि आपको कि हर इंसान को ये फॉलो करना चाहिए। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं? आप एक वैलिड कैंडिडेट हो कि नहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको पहले आपके हंगर पैटर्न्स के ऊपर फोकस करना होगा। अगर आपका एक ऐसा हंगर पैटर्न है, मतलब अगर भूख का पैटर्न, अगर आपका भूख का पैटर्न ऐसा है कि आपको हर 2-3 घंटे की इंटरवल में भूख लगती रहती है, सुबह से रात तक आपको भूख लगती रहती है, तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि सुबह मत खाओ, तो फिर आपको भूख लगेगी, आप भूख से तड़पते रहोगे। फिर आपको फाइनली लंच का जब टाइम आएगा तब आप खाने के लिए बैठ जाओगे, लेकिन उस टाइम आपका ओवर ईटिंग हो सकता है क्योंकि आपको उतनी ज्यादा भूख लगी है। सिमिलरली अगर आपका इवनिंग में आपको भूख लगती है तो आप इवनिंग में भी खा रहे हो, इवनिंग में अगर आप जल्दी खाने की कोशिश कर लेते हो और आपकी भूख सेशिएट नहीं हुई है, तो फिर आपकी शायद रात में नींद खराब हो सकती है क्योंकि आपकी भूख पूरी तरह से तृप्त हुई थी। करेक्ट। सो यहाँ पे अगर आपका कंटिन्यूअस फीडिंग पैटर्न है तो फिर आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सुबह या शाम को भूख नहीं लगती है, लेट्स से कि आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी पसंद है, जैसे मेरे पास थोड़े फ्रेंड्स आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, मुझे कभी मैंने लाइफ में कभी ब्रेकफास्ट खाया नहीं है और ब्रेकफास्ट खाने के ऊपर मैं मुझे ऐसा अजीब लगता है, नौसी नौसी उल्टी जैसी फीलिंग होती है, ठीक है? तो फिर उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ठीक रहेगा क्योंकि वो फिर एक मील पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग रिक्वायर्स स्किपिंग वन ऑफ योर मेजर They मील्स। can start their meal eating from a later Yes. period in the day and then eating it towards later night. लेटर इन द नाइट, यस। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट नहीं पसंद है तो फिर आप लेटर स्टार्ट करके लेट में खत्म भी कर For सकते हैं। diabetics also it is not. हाँ, वी गेट टू डायबिटिक्स। पहले जनरल पॉपुलेशन का वी फिनिश ऑफ। सो लेट्स से आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो फिर आपके पास अगर आप 8 घंटे का फीडिंग विंडो कंसीडर करते हो एंड यू स्टार्ट योर लंच बाय 12 लेट्स से, तो आपका 12 से 8 हो जाता है। 8 इज अ डिसेंट टाइम टू एंड योर डिनर बाय एंड इट्स नॉट टू अनरियलिस्टिक। और ये हो गया आपका इवनिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न, जिसमें आप इवनिंग में खाते हो, बाकी फर्स्ट हाफ में आप मोर ऑफ दिस फास्ट ही करते हो। उसके बाद आता है आपका मॉर्निंग फास्टिंग पैटर्न, वेयर आपको ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है, ब्रेकफास्ट आपको कैसे भी करके खाना ही है, लेकिन आपको रात में इतनी भूख नहीं लगती। आप अगर रात में कुछ ना भी खाओ तो भी आप ठीक ही हो। ठीक है? तो फिर इसके केस में आप ऐसा एक 9 to 5 या 10 to 6 फीडिंग पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ स्टार्ट करो और फिर आप 6 बजे तक अपना खाना खत्म कर लो। सो दैट इज ऑल्सो वन पैटर्न विच माइट सूट यू अगर आपको रात में ज्यादा भूख नहीं लगती है। लेकिन अगर आपको ब्रेकफास्ट एंड डिनर दोनों पे भूख लगती है तो फिर ये आपके लिए प्लॉजिबल नहीं। एंड दीज आर द ओनली टू ऑप्शंस यू कैन हैव, क्योंकि आप 3 बजे स्टार्ट करके रात के 10 बजे तो ऐसा कोई खत्म करता नहीं है। टिपिकली इधर ब्रेकफास्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है या डिनर किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा कोई बीच वाला होता नहीं कि नहीं मुझे लंच अच्छा नहीं लगता, स्नैक इवनिंग का स्नैक अच्छा लगता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इन दोनों पॉपुलेशन के लिए सूटेबल है, बाकी लोगों के लिए इतना सूटेबल नहीं होता है। So benefits definitely you do have some benefits that you get out of it. Majorly एक बेनिफिट उसमें ये होता है कि आपको पोर्शन कंट्रोल करना ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि आपके फीडिंग अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो जाते हैं।
compared to, let's say I am following a continuous eating pattern, मतलब मैं सुबह से शाम तक हर 3-3 2-2 घंटे के गैप में खा रहा हूँ। तो इसमें मेरे 4 से 5 अपॉर्चुनिटीज आते हैं मुझे खाने के लिए, 4 से 5 या 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज होते हैं मुझे खाने के लिए। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में मेरा फीडिंग विंडो ही छोटा हो चुका है। तो फीडिंग विंडो छोटा होने की वजह से मैं उसके बाद कुछ भी खाऊंगा। सो फॉर मेनी पीपल पोर्शन कंट्रोल करने के लिए, कैलोरी कंट्रोल करने के लिए ये एक स्मॉलर फीडिंग विंडो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, राइट? दैट्स द ओनली मेजर बेनिफिट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में वही चीजें खाते हो जो आप नॉन इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट्स में खाते हो। देयर इज नो स्पेशल इंग्रेडिएंट दैट यू आर ईटिंग ओवर देयर। कमिंग टू फॉर whom it is not very suitable, अगर आपको गट इश्यूज है जैसे कि एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स या हाइपर एसिडिटी होने के चांसेस है। एसिड रिफ्लक्स मतलब आपका खाना फिर थोड़ा ऊपर चला जाता है, आपका ये बीच में स्फिंक्टर होता है, फूड पाइप के बीच में एक फ्लैप होता है, अगर वो अच्छी तरह से बंद नहीं होता है तो जब भी आप डकार मारते हो या अगर आप लिख जाते हो तो फिर आपका खाना ऊपर। And then you also have the other issues such as hyperacidity, तो स्टमक में एसिड ज्यादा बनना। तो अगर उनको वो भी इश्यू है तो फिर ज्यादा देर फास्ट करने की वजह से, जो 16 आवर्स एक्सटेंडेड फास्टिंग पीरियड होता है, इतना ज्यादा फास्ट करने की वजह से भी आपको वो एसिडिटी ज्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। और फिर आप बात कर सकते हैं डायबिटीज वाले लोगों के बारे में। इतना देर फास्टिंग करोगे तो आपको ग्लूकोज क्रैश होने के चांसेस ज्यादा है, ग्लूकोज कम होने के चांसेस ज्यादा है। अभी डायबिटीज में कैसा होता है कि लोगों को हाई ग्लूकोज की ज्यादा आदत होती है, मतलब उनकी बॉडी को हायर ग्लूकोज पे रहने की ज्यादा आदत होती है। तो अगर आप इतने देर फास्ट करोगे आपका ग्लूकोज एकदम नीचे भी गिर जाएगा, शायद नॉर्मल रेंज में रहेगा, हमारे नॉर्मल इंसान के साथ कंपेयर किया जाए तो शायद वो नॉर्मल रेंज में भी रहेगा, लेकिन उनके लिए वो बहुत कम होता है क्योंकि उनकी बॉडी को हाई रहने की आदत है। तो फिर उनको वो ऐसा डिजीनेस वगैरह महसूस हो सकता है। लेकिन अगर वो वैसा नहीं उनको हो रहा है, अगेन दिस इज वेरी पर्सन स्पेसिफिक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर डायबिटिक क्लाइंट को यही इशू होने वाला है। तो अगर उनको ये इशू नहीं होता है, ये डिजीनेस या हाइपोग्लाइसीमिया मतलब आपका लो ब्लड शुगर का इशू नहीं होता है, देन दे कैन फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग एज वेल। बट इम्पोर्टेंट टू ट्रैक ब्लड शुगर लेवल्स, वो जो आपका वन टच वाला वगैरह जो आता है ग्लूकोमीटर से यू कैन जस्ट डू अ पिन प्रिक टेस्ट एंड कीप अ ट्रैक एंड सी कि आपके शुगर्स रेंज में है कि नहीं। लेकिन आप अगर आप सिंस आई मेंशन वीगन कोलेजन, योर व्यूअर्स माइट बी इंटरेस्टेड, देयर इज नो सच थिंग एज वीगन कोलेजन एक्चुअली। उसको कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो उसके बॉडी को सपोर्ट करे, बाकी किसी डेफिशिएंसी को क्रिएट ना करे? मेरी एक फ्रेंड या कॉलीग बोल सकते हैं जो जिनका डाइट की ओर थोड़ा जो अप्रोच है वो काफी अनहेल्दी है, तो वो क्या करती है हमेशा जब उनको वेट लॉस करना है तो वो एक वाटर डाइट करके I wanted to ask you this. यस फास्ट किया था, आई थिंक सोनम वांगचुक ने किया था, द पर्सन जिस पे 3 इडियट्स की फिल्म बनी थी। Yes. And he was doing a diet, he was doing a fast in Ladakh. Yes, in Ladakh. Will not get into why, but right वो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बिल्कुल। कर रहे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डाइट नहीं किया था, उन्होंने वो सिर्फ पानी ही पी रहे थे, खाना पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन उसके साथ वो पानी के साथ साथ